गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज मैं आप लोगों के लिए आपके सामाजिक विज्ञान के मिड टर्म एग्जाम के इस वाले सीबीएसई सिलेबस के अनुसार सारे चैप्टर्स के मेन पॉइंट लेकर आया हूं, जो आपके मिड टर्म एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, सारे नोट्स को अपने पास एक पन्ने में एक पेज पर लिखिएगा और पेपर की अपनी तैयारी करिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो और घंटी के निशान को ज़रूर प्रेस करना, क्योंकि ऐसे ही और इम्पोर्टेंट स्टडी वीडियो आप मिस ना कर पाएँ। तो आपके इतिहास में बहुत अच्छी बात है, खाली 1 चैप्टर आया है फ्रांसीसी क्रांति, और बिल्कुल भी कोई भी चैप्टर आपका इतिहास में नहीं आया है। तो इसमें आपके मेन पॉइंट मैंने आप लोगों के लिए लिख लिए हैं। तो देखो, 18वीं शताब्दी के दौरान फ्रांसीसी समाज में समाज 3 वर्गों में विभाजित था। ठीक है, फ्रांसीसी समाज क्या था? 3 वर्गों में विभाजित था। प्रथम स्टेट, द्वितीय स्टेट, तृतीय स्टेट। ये आपको एग्जाम में आ सकता है। ठीक है बच्चों, तो देखो, प्रथम स्टेट में थे चर्च के पादरी वर्ग, और द्वितीय स्टेट में से थे कुलीन वर्ग, और तृतीय स्टेट में कौन थे? बड़े से लेकर छोटे मजदूर, यानी कि बड़े व्यापारियों से लेकर छोटे मजदूर सब तृतीय स्टेट में आते थे, जिन्हें कर देना पड़ता था। ठीक है, अब देखो, 60% ज़मीन क्या थी? कुलीन वर्ग, चर्च वर्ग और तीसरे स्टेट के अमीरों के अधिकार। यानी कि 60% ज़मीन किन के पास थी? कुलीन वर्गों के पास थी, चर्च के लोगों के पास थी, और तीसरे स्टेट के बड़े व्यापारी यानी अमीर लोगों के पास थी। जो मजदूर लोग हैं उनके पास नहीं थी। ठीक है, इसके बाद तृतीय स्टेट से चर्च द्वारा वसूला जाने वाले कर को हम टाइड बोलते हैं, टाइड। ठीक है, ये आपको 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा कि चर्च चर्च द्वारा वसूला जाने वाले कर को क्या बोलते हैं, तो आपको लिख देना है टाइड। इसके बाद तृतीय स्टेट से ही सरकार एक कर वसूलती थी, उसे बोलते थे टाइल। ठीक है, तो टाइड और टाइड में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखो, 1794 में क्या हुआ था कि लुई 16वां क्या नाम है, फ्रांस का सम्राट बना, यानी फ्रांस का राजा बना। तो आपको 1 नंबर का क्वेश्चन ये भी आएगा कि फ्रांस का सम्राट 1774 में कौन था, तो आप लिखोगे लुई 16वां। ये बेटा, ये 16वां है रोमन नंबर में। ठीक है, इसे हम 16 पढ़ते हैं। ठीक है, ये 10 का प्रतीक होता है और ये 6 का। इसके बाद देखो, बढ़ते कर्ज के दबाव में लुई 16वां ने क्या किया? 5 मई 1789 में स्टेट जनरल की एक बैठक बुलाई, ताकि सभी करों को वापस कर सकें। बढ़ते हुए कर में उन्होंने क्या किया कि 5 मई 1789 को स्टेट जनरल की बैठक बुलाई, ताकि सभी करों को वापस कर सकें। तो बच्चों, आई होप आप इसे अपनी कॉपी में लिख रहे होंगे। कॉपी में नहीं लिख रहे तो प्लीज़ कॉपी में ज़रूर लिख लीजिए। इसके बाद देखो, मेन आपके लिए मैंने तारीखें लिखी है जो आ सकती हैं पेपरों में, क्योंकि पेपर तो मिड टर्म का है, तो प्रिपरेशन भी थोड़ी मिड टर्म की रहनी चाहिए। ठीक है ना, तो देखो, 20 जून 1789 को तृतीय स्टेट के लोगों ने वारसाई के टेनिस कोर्ट में पहुंचकर अपने आप को जनरल नेशनल असेंबली घोषित किया। यानी तृतीय स्टेट के लोगों ने क्या किया? अपने आप को जनरल असेंबली घोषित कर दिया। कब? 20 जून 1789 को। इसके बाद ये सारी तारीखें आपको याद होनी चाहिए। 14 जुलाई 1789 को कुद्र भीड़ ने क्या किया? बास्तील के किले को तोड़ दिया और राजनीतिक कैदियों को रिहा करवा लिया। तो आपको पूछेगा कि 14 जुलाई 1789 में क्या हुआ, तो क्या लिखोगे? कुद्र भीड़ ने बास्तील के किले को क्या किया? ध्वस्त कर दिया, यानी कि तोड़ दिया, और राजनीतिक कैदियों को बाहर रिहा करवा लिया। इसके बाद 1791 में क्या हुआ? फ्रांस में संवैधानिक नींव पड़ी, संवैधानिक राजतंत्र की नींव पड़ी। इसके बाद 10 अगस्त 1792 में जोकोबिन क्लब के सदस्य रोबेस्पियर के नेतृत्व में नई शासन व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह कर दिया। यानी कि जैकोबिन क्लब के सदस्य रोबेस्पियर थे, इनका शासन आ गया। ठीक है ना, इन्होंने क्या किया? जो ये शासन व्यवस्था संवैधानिक नींव पड़ी थी, उसको बर्खास्त कर दिया, उसका विद्रोह कर दिया। इसके बाद क्या हुआ? 21 सितंबर 1792 में फ्रांस को गणतंत्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद 21 जनवरी 1793 में लुई 16वां को फांसी दे दी। ठीक है, ये भी मेन है कि लुई 16वां को फांसी कब दी थी, तो आप क्या लिखोगे? 21 जनवरी 1793 में। तो इसका लुई 16वां की शासनकाल कब तक था? देखो, ये यहाँ पर बना था 1774 में, के बाद ये 1793 में इसको फांसी दी थी, तो इसका इतना शासनकाल था। इसके बाद देखो, 1793 से 1794 में क्या हुआ? रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया था फ्रांस पर, इसलिए इस काल को आतंक का काल बोलते हैं। ये भी मेन है। ठीक है ना, कि आतंक का इस काल को 1793 से 94 के काल को आतंक का काल क्यों बोलते हैं? क्योंकि रोबेस्पियर ने क्रूरतापूर्वक राज किया था इसमें, इस काल में। इसके बाद 17 जून नहीं 1794 जून में रोबेस्पियर को फांसी दे दी थी, क्योंकि इसका खाली इनने खाली 2 साल
इनने राज किया। इसके बाद इनने क्रूरता ऐसा राज किया कि इसको फांसी देनी पड़ी लोगों को, मतलब इसको सज़ा मिली। इसके बाद में मध्यम वर्ग के पास शासन आ गया। ठीक है, उन्होंने 5 कार्य वाली एक कार्यपालिका डायरेक्टरी, जिसे डायरेक्टरी बोलते हैं, को नियुक्त किया। तब डायरेक्टरी क्या होता है बच्चों कि 5 कार्य वाली कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, कार्यपालिका और 2 और है, वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, अब देखो बच्चों, राजनीतिक शासन, राजनीतिक आस्था का फ़ायदा उठाते हुए नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और उसने 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया। अब देखो, ये 5 कार्य वाली कार्यपालिका जो हमारी बनी थी डायरेक्टरी नाम की, जिसे हम डायरेक्टरी बोलते थे, इसी मतलब क्या हुआ था कि मध्यम वर्गीय के बीच में कुछ टकराव होने लगे थे, तो उसका फ़ायदा किसने उठाया? नेपोलियन बोनापार्ट ने उठाया और इनने 1799 में डायरेक्टरी को ख़त्म कर दिया। तो डायरेक्टरी कब ख़त्म हुई? 1799 में ख़त्म हो गई। इसके बाद 2-3 साल गुजरने के बाद ये 1804 में सम्राट बन गया। कौन बन गया? नेपोलियन बोनापार्ट। के बाद देखो, ये तो आपका था फ्रांसीसी क्रांति के सारे मेन पॉइंट, और इससे बाहर बच्चों कुछ नहीं आएगा। सारी चीज़ें आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा। ठीक है, नोट्स बिल्कुल रेडी कर लीजिए ताकि आपको पेपर में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। ठीक है, भूगोल देखो, भूगोल में आपके 2 चैप्टर नहीं, भूगोल में आपके 4 चैप्टर आएंगे, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। तो पहला है भारत का आकार व स्थिति। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, भारत की बस 2-3 चीज़ें आपको याद कर लेनी है कि भारत की जनसंख्या क्या है? 121 करोड़ है। ये क्या थी? 211 की जनगणना के अनुसार। अब तो 130 करोड़ है। 2011 में क्या था? 121 थी, 121 करोड़। इसके बाद भारत का क्षेत्रफल कितना है? 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद राज्यों की संख्या आपको पता ही है, 29 है। केंद्र शासित प्रदेश इसमें 7 हैं। केंद्र शासित प्रदेश तो वैसे 8वीं में आया था क्वेश्चन, लेकिन इस बार तो नहीं आएगा। बस आपको एक तरह से याद रखना है ना, पूरी तैयारी रखनी है अपने पेपर की। इसके बाद देखो, विश्व का 7.5% इंडिया के पास है, यानी जनसंख्या में 7.5% खाली भारत के पास है। इसके बाद क्षेत्रफल के अनुसार 2.4% भारत के पास है। ठीक है, यानी इतना क्षेत्रफल भारत के पास है पूरी पृथ्वी से, मतलब। ठीक है, इसके बाद जनसंख्या के अनुसार भारत का स्थान दूसरे पर है, यानी भारत दूसरे स्थान पर है, और क्षेत्रफल के अनुसार भारत 7वें स्थान पर है। ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा, टिक लगाने वाला, तो आप लिख लीजिएगा। भारत के मानक यमांतर की रेखा 8 डिग्री 30 पूर्व देशांतर है। ठीक है, यूं। उसके बाद अक्षांशीय देशांतर इसमें 8 डिग्री 4 से लेकर 30 डिग्री 6 से। तो इसको कैसे करके होता है? ये यहाँ से लेकर यहाँ से, तो आपको ये बिंदु दे रखी होगी, ये बिंदु दे रखी है, ये वाली बिंदु ऊपर, ये वाली बिंदु नीचे, और ये जो देशांतरीय विस्तार होता है ये यूं यूं होता है। ठीक है, ये आपको बुक में से देख कर ही पता चलेगा, पर मैं आपके लिए नोट्स लेकर आया हूँ, तो नोट्स को तो ऐसे याद रीड करना पड़ेगा। फिर देखो, देशांतरीय विस्तार कैसा है? 68 डिग्री 7 से 97 डिग्री 25। इसके बाद उत्तर से दक्षिण की लंबाई 3,214 किलोमीटर है, यानी कि कश्मीर से लेकर दक्षिण की कन्याकुमारी यानी कि तमिलनाडु तक इतनी 3214 किलोमीटर है। और पूर्व से पश्चिम यानी कि गुजरात से इधर सिक्किम और इधर जो भी असम है आपका, यहाँ पर इसकी लंबाई कितनी है? इसका किलोमीटर है 2,933। ठीक है, इसके बाद देखो, सेकंड चैप्टर में आपको बहुत ही कम पढ़ना है, बहुत ही कम चीज़ें आपको याद रखनी है। पहला तो है हिमालय को नवीन वलित पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, हिमालय को और कौन सा पर्वत बोलते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद इसकी लंबाई 2400 किलोमीटर है, याद रखना। 2400 के बाद 33, 35, 34 कुछ तो है नहीं, तो आपको 2400 याद रखना है। हिमालय की लंबाई है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया था, एक है हिमाद्री, एक हिमाचल और एक शिवालिक। ठीक है, अब देखो, आयनामुड्डी और महेंद्रगिरी, ये दोनों कौन है? आयनामुड्डी तो है पश्चिमी घाट का सर्वोच्च शिखर, जिसकी लंबाई है 2695 मीटर, और गृह महेंद्रगिरी पूर्वी घाट का ऊंची शिखर है। सर्वोच्च शिखर, ऊंची शिखर एक ही बात है बच्चों। ये कितना है? 1501 मीटर, खाली 1501 मीटर है ये। ओके, इसके बाद दक्कन ट्रैप किसे बोलते हैं, ये देख लो। तो पठार का वह क्षेत्र जहाँ काली मृदा पाई जाती है उन्हें दक्कन ट्रैप बोलते हैं। फिर लक्षद्वीप का नाम 1773 में पड़ा, यानी लक्षद्वीप का पहले कुछ और नाम था, तो 1773 में इसका नाम लक्षद्वीप पड़ा। ठीक है, फिर है दोआब किसे बोलते हैं? दोआब भी 1 नंबर का क्वेश्चन पिछली बार भी आया था, क्या पता इस बार आ जाए, तो आप लोग याद कर लेना। 2 नदियों के बीच की भूमि को दोआब बोलते हैं। फिर चिल्का झील, चिल्का झील या चिल्का नदी, एक तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। ये खारे पानी की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी है, जो कि कहाँ पाई जाती है? उड़ीसा में पाई जाती है। अलग अलग बहुत अलग से क्वेश्चन आपको आ सकता है, उड़ीसा में खारे पानी की झील का नाम बताओ, या तो चिल्का झील कहाँ स्थित है, चिल्का झील
किस मुख्य चीज़ पर स्थित है। ऐसे करके आपके घुमा फिरा के क्वेश्चन आएंगे, तो बिल्कुल भी डाउट नहीं रहना चाहिए, आपको सारी चीज़ें याद होनी चाहिए। अब देखो डेल्टा किसे बोलते हैं। नदी के सागर में मिलने से पहले जो प्रवाह में हल्का सा अवरोध होता है उसके मलबे के निष्पेक्ष होने लगता है। यानी मलबा क्या होता है, ये धारा चल रही है, अब ये धारा एक दूसरे से जब टकराएगी तो जो मलबा है वो क्या नाम है, इकट्ठा होता रहेगा, यहीं पे इकट्ठा होता रहेगा। एक ही जगह पर जब मलबा इकट्ठा होगा तो वो एक शंकुधारी त्रिभुजाकार आकार हो जाएगा, जिसे हम डेल्टा बोलते हैं। ठीक है, ऐसे बन जाएगा या तो थोड़ा ऐसे बन जाएगा, जिसपे हम मतलब चढ़ बढ़ सकते हैं, एक तरह से पहाड़ सा बन जाएगा नदियों के बीच, उसे हम डेल्टा बोलते हैं। इसके बाद हिमालय का सबसे ऊंचा शिखर है कंचनजंगा, ये आपको याद रखना है। फिर है अफवाह। अफवाह शब्द क्या होता है, वैसे तो अफवाह मतलब जैसे एक तरह से अफवाह चल रही है कि लॉकडाउन लगने वाला है, ऐसे अफवाह ये वाली अफवाह नहीं है। ये क्या है, ये नदी के तंत्र की व्याख्या करने के लिए अफवाह शब्द, ये वाला शब्द हम लेते हैं। इसके बाद मीठे पानी की झील, आपको पूछ सकता है कोई दो झील बताओ, कोई एक झील बताओ, तो लिख देना वूलर, डल, भीमताल, नैनीताल, लोकताक। ठीक है, इसके बाद है मानव निर्मित झील, क्या है जो मानव ने खोद कर बनाई है, वो है राणा प्रताप सागर और गोविंद सागर। ये दो हैं, और भी हैं पर आपको दो ही पूछेगा तो इसलिए मैंने दो ही लिखे हैं। इसके बाद है सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन है, यह है नाम यहाँ के सुंदर पेड़ों के कारण पड़ा। अब आपको क्या पूछेगा, सबसे बड़ा डेल्टा का नाम बताओ, तो आप लिखोगे सुंदरवन। अब सुंदरवन की विशेषता पूछेगा तो लिख देना कि यहाँ के सुंदर 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 पेड़ हैं, इसलिए यहाँ पे इसका नाम सुंदरवन दिया है। इसके बाद हिमालय की नदी और पारदीप नदी, तो हिमालय की नदी है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्री, और पर्यादीपी नदी है नर्मदा, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी। इतनी सारी नदी है, सबको याद कर लेना। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही। अब आपको एक पार्ट 2 वीडियो इस वीडियो के एंड में मिलेगी, जिसमें आपको जलवायु, उसके बाद राजनीतिक विज्ञान और अर्थशास्त्र के नोट्स मिलेंगे। ओके, तो आई होप आपने ये सारी चीज़ें अपनी नोटबुक में उतार लिए होंगे। ठीक है, नोटबुक में कॉपी कर लिए होंगे। अब आप इन सारे मेन पॉइंट को याद करिए और अपने पेपर की प्रिपरेशन करिए। और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ 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 एक लाइक ज़रूर करना मेरी मोटिवेशन के लिए। ओके, वीडियो के एंड में आपको पार्ट 2 वीडियो भी मिल जाएगी, अगर अपलोड हो चुकी होगी तो। मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके लिए जल्द से जल्द पार्ट 2 वीडियो लाने की। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका पेपर अच्छा हो, बेस्ट ऑफ लक।